अध्यादेश से कोर्ट की काट निकाली, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। दागियों की दिवाली। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। लगभग 9.5 साल की कठोर तपस्या के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार अब अपने अचूक अस्त्र यानी अध्यादेश का प्रयोग एक के बाद एक जमकर कर रही है। पहले भोजन की गारंटी के लिए अध्यादेश का पिछले दरवाजा चुना, उसके पहले एफडीआई के लिए चुन चुकी थी और अब दागियों को बचाने के लिए भी अध्यादेश के किवाड़ की कुंडी खोल दी गई। हालांकि अध्यादेश लाने का अधिकार सरकार को है, कानूनन गलत कुछ नहीं है, लेकिन सवाल कानून पर नहीं इरादों पर खड़े हो रहे हैं। दागी दोस्तों को बचाने की कुलबुलाहट ही थी कि आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अध्यादेश का बाउंसर पटक दिया गया। संसद में सवालों का सामना करने के बजाय सरकार ने अध्यादेश का सहारा लिया। राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो नहीं पाया, स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। कानून नहीं तो अध्यादेश ही सही, लेकिन अपराधियों पर आंच नहीं आनी चाहिए भैया, यह है कांग्रेस का नया मंत्र। चुनाव लड़ेंगे दागी और मवाली, अध्यादेश से कोर्ट की काट निकाली, मैं चाहे ये करूं, मैं वो करूं, मेरी मर्जी। दागियों की दिवाली। दागी नेताओं को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को नकार दिया गया जिसमें सांसदों और विधायकों के किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने पर उन्हें अयोग्य करार दिए जाने की जो बात कही गई थी 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। संसद के मानसून सत्र में इस बाबत विधेयक पारित नहीं हो पाया था क्योंकि बीजेपी ने ऐन मौके पर राज्यसभा में हाथ खींच लिया था। इसलिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश का रास्ता खोला है। देश की सबसे बड़ी अदालत से जैसे ही फैसला आया कि 2 साल से ज्यादा की सजा पाए दागी नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और तो और गद्दी भी गर्म नहीं कर पाएंगे, दोषी साबित होते ही पद छोड़ना होगा, सभी खद्दरधारियों की छातियों पर एक साथ सांप लौट गए। सबसे बड़ी अदालत के फैसले को पाखंड साबित करते हुए और संसद में बहस से बचते हुए यूपीए सरकार ने दागियों के लिए अध्यादेश का ऐसा पिछला दरवाजा खोला जिससे दागियों का पूरा मोहल्ला नाचता गाता हुआ निकल गया। पहले एक विधेयक के रूप में लाया गया था और राज्यसभा से पास भी हो गया था। वो लोकसभा में किसी वजह से आ नहीं पाया, समय की कमी थी और इस वजह से ये अध्यादेश लाया गया है और मैं समझता हूं कि अध्यादेश ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए मन में लड्डू सबने बांध रखे थे, लेकिन तुर्रा ये भी है कि सब कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट सबके लिए आदरणीय है, लेकिन अपने दागी जाबाजों को बचाने की जंग में संसद के खंभे कोर्ट के गुंबद से ज्यादा मजबूत निकले। हम हमेशा चाहते हैं कि क्रिमिनल्स और इस तरीके के लोग जिनका इस तरीके का बैकग्राउंड है उनको पार्लियामेंट से दूर रखा जाए। इस ऑर्डिनेंस का मकसद सिर्फ इतना है कि बड़ी अदालत के फैसलों का इंतजार करना चाहिए। वोट की खातिर जब भोजन को गारंटी बनाया गया तब अध्यादेश, जब तलवार अपने दागी दोस्तों पर लटकी तब अध्यादेश। सरकार ने अध्यादेश को सियासत के संसार की ऐसी शक्ति बनाकर छोड़ दी है जिससे जब चाहे गिली गिली छू कह दो और अपने लाभ के लिए लोकतंत्र को जब चाहे लूट लो। ये जो ऑर्डिनेंस है वो गैर संवैधानिक है और इस वजह से वो स्टैंडिंग कमेटी के आगे जाना चाहिए था, उसके बाद उसमें निर्णय होते और आगे प्रोसीड किया जाता। लेकिन सरकार ने जो है ऑर्डिनेंस पर ही सरकार चलाने की ठान रखी है और उसी के महत्यात वो इस तरीके के काम कर रहे हैं। ऐसा कोई खेमा नहीं है जो यूपीए सरकार के अध्यादेश से निकली गंगा के पानी से अपना गला गीला न कर रहा हो, लेकिन विपक्ष भी बड़ा अजीब होता है। यहाँ विरोध होता है हर कीमत पर, ठीक उसी कहावत की तरह कि पंचों की बातें सर आंखों पर, लेकिन नाली वहीं बहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए
इस अहम मुद्दे पर बातचीत करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से हैं। इसके अलावा हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हैं भाई हरीश रावत जी, बहुत स्वागत है आपका। हृदय नारायण दीक्षित साहब हमारे साथ हैं, अखिलेश सिंह जी हमारे साथ हैं, आप पीस पार्टी के विधायक हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके इस मुद्दे पर बातचीत करूंगा। पहले अमिताभ जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि अमिताभ जी हमारी इस चर्चा को एक दायरा दें, उस दायरे में हम सभी लोग बातचीत करेंगे ताकि जो चर्चा की सार्थकता है वो सिद्ध की जा सके। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति को शुद्ध करने का हरीश भाई जिस मंत्रालय के मंत्री हैं वो मंत्रालय गंगा को शुद्ध कब कर पाएगा ये तो समझ अभी किसी को भी समझ नहीं, लेकिन राजनीति की गंगा को शुद्ध करने का एक बड़ा अवसर था। इसके लिए गंगा एक्शन प्लान बनाने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको वो अवसर दिया था, समय ने दरवाजा खटखटाया था, आपने दरवाजा बंद कर दिया और उस पर अलीगढ़ से लाके ताला भी डाल दिया अध्यादेश लाकर। राजनीति को, दबंगों को, दागियों को, लुटेरों को, अपराधियों को संसद के पटल से, विधानसभाओं के भीतर से बाहर निकालने का इससे बेहतर अवसर नहीं था। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, भले ही लोग ये कहे कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट हैं क्या, कम से कम सुषमा स्वराज ने इतिहास में ये बात दर्ज कराई कि जब सारे दल एक मत हो गए कि ठीक है दागी बचाओ दागी लाओ, दागी बचाओ दागी लाओ, तो कम से कम सुषमा स्वराज ने यह कहा कि हम इसका विरोध करते हैं, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं करें। जनता के साथ इससे बड़ा कोई विश्वासघात हो सकता है क्या? और ये वो पार्टी है जिसमें जवाहरलाल जी ने कहा था कि अपराधी और भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनको लैंप पोस्ट पर लटका के फांसी दे देनी चाहिए। ये वो पार्टी है जो ये विधेयक अध्यादेश लेकर आ रही है। मैं मानता हूं ये जनता के विश्वास के साथ शासकीय छल है जिसमें एक दो दलों को छोड़कर सर्वानुमति है इस विश्वासघात को करने की। जी हरीश जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, या इनके पहले मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू करूं और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी तक आऊं, सभी लोग लगातार राजनीति में अपराधियों की जो घुसपैठ बढ़ती जा रही है हरीश जी, उसके खिलाफ अपना रुख जाहिर करते रहे हैं। अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में लगातार ये बात आप भी कहते रहे हैं रावत जी, लेकिन जब दागियों को, अपराधियों को राजनीति से दूर करने का असली मौका आया तो कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पलट गई। ऐसा क्यों हुआ माननीय मंत्री जी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, एक बहुत ही असंगत स्थिति पैदा हो गई थी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद। यदि प्रत्येक व्यक्ति जिसको सजा हो जाए, यदि उसकी मेंबरशिप समाप्त होती है तो और बाद में वो उच्च न्यायालय से निचले न्यायालय का जजमेंट बदल जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति का जो मेंबर बने रहने का अधिकार था, उस अधिकार को कहीं से भी रेस्टोर नहीं किया जा सकता था, उसको फिर से पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता था। इसीलिए हमारे देश के कानून में अपील की व्यवस्था रखी गई है और हमने ये तय किया कि भाई उसकी मेंबरशिप बनी रहे तब तक वो अपील नहीं कर लेता 90 दिन के अंदर, लेकिन साथ साथ उनका वोट का अधिकार और किसी तरीके का सुविधा देने का अधिकार। क्या ये बेहतर ना होता कि सरकार कोर्ट से गुहार लगाती कि आप सदस्यता रद्द मत कीजिए बल्कि उसको सस्पेंड कर दीजिए? रद्द करने में ऐतराज है ना, सस्पेंड कर देते सदस्यता को, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी हरीश जी? जी हम गए थे न्यायालय के सम्मुख फिर से जो है रिव्यू पिटीशन लेकर के, और उच्चतम न्यायालय ने बहुत सुविचारित तरीके से ये कहा कि सरकार चाहती है तो वो कानून को बदल ले, संविधान में संशोधन ले आए, मगर हम इसको जो हमने जजमेंट दिया है वो एक मतलब वो एक तकनीकी तरीके का जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश जी कभी नहीं कहा कि आप जाइए और अध्यादेश लेकर हमारे फैसले को पलट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि हमारा फैसला बिल्कुल सही है, इस पे पुनर्विचार हम नहीं करना चाहते, हम फैसला नहीं बदल सकते। और इस अड़ियलपन आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से दिखाया गया। अदालत ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया था। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा यदि सरकार चाहती है
तो वो पार्लियामेंट चाहती है हाँ। तो पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है जी। और कानून में आरपी एक्ट में बदलाव ला सकती है। हाँ। और उन्होंने कहा कि हम अपने पुराने जजमेंट को रिव्यू करने नहीं चाहते हैं और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर ये बताया कि वो जजमेंट जो है आरपी एक्ट की एक कमी को लेकर के है और उसी के संदर्भ में वो जजमेंट दिया गया है और उसका जो निष्कर्ष निकला है वो जो सिटिंग मेंबर जिसको सजा हो जाती है हाँ। तो उसकी मेंबरशिप समाप्त होती है हाँ। क्योंकि उसको आरपी एक्ट प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। आरपी एक्ट ये उस समय तक ये नहीं कह रहा था कि सजा होने के बाद जो 90 दिन में वो अपील करेगा तो उसकी मेंबरशिप जो है तब तक बरकरार बाहर रहेगी अपील एडमिट होने तक या पुराने बड़े कोर्ट के जजमेंट आने तक। तो एक प्रकार से जो आरपी एक्ट की खामी थी उस खामी को हम इस समय दूर कर रहे हैं, जिस खामी को अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने किसी दूसरे प्रसंग को लेकर के भले ही जजमेंट दिया हो मगर इस बात को कहा था। तो एक प्रकार से कहीं ऐसा नहीं है कि इसके जो अपराधीकरण की प्रक्रिया है उस पर जो रोक लगाने का इरादा है वो कमजोर होता हो। हमारा बिल्कुल रोक लगाने का इरादा है, उसके विषय में हम सब राजनीतिक दलों के अंदर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए अगर एक अननेचुरल एक प्रकार से जो स्वाभाविक नहीं था ऐसा काम हो जा रहा था। हाँ। मान लिया एक मेंबर को एमपी को एमएलए को इस समय सजा हो जाती है। हाँ। निचला कोर्ट सजा कर देता है और उसकी मेंबरशिप समाप्त हो गई। ठीक है, वो अपील में तो जाएगा सजा के खिलाफ। हाँ, जाए। और यदि बड़े न्यायालय ने उसको कह दिया कि नहीं जो निचले न्यायालय का जजमेंट है वो ठीक नहीं, उसको बदल दिया। हाँ। तो क्या उस मेंबर को फिर से उस विधानसभा में या लोकसभा में बैठने का अधिकार कोई दे सकता है? वाजिब बात है, ठीक है। जब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए हमारे देश के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें अपील का प्रोविजन है। हरीश जी, और जब तक अंतिम रूप से आदि दोषी हरीश जी नहीं हो जाता है, मुझे मेरे देश की न्याय व्यवस्था मालूम है, पता है। मैं भले ही प्रैक्टिस ना करता हूं लेकिन मैं एलएलबी ग्रेजुएट हूं, मैं संविधान को जानता हूं। हरीश जी, हमारे देश के कानून और संविधान में ये साफ साफ उल्लेखित है, वर्णित है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप लगा है और अगर निचली अदालत ने उसे दोषी साबित कर दिया है तो वो तब तक दोषी माना जाएगा और रहेगा जब तक कि ऊपरी अदालतें उसे निर्दोष करार ना दें। सिर्फ इस बिना पर कि हमने ऊपरी अदालत में पिटीशन डाली हुई है, आप निर्दोष होकर सांसद मंत्री विधायक का सुख लेते रहें, संवैधानिक पदों पर विराजमान रहें, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना हरीश जी। आप सब लोगों को मिर्ची लग गई। आप इसको सही तरीके से, यदि आप वकील हैं, आपने जो तर्क दिया है, मैं आपकी तर्क शक्ति का कायल हूं, मगर एक बात ये देखिए, आप ये बताइए क्या हमारे देश का संविधान या हमारा कानून ये कहता है कि किसी व्यक्ति को यदि सजा हो गई है तो वो अपने को निर्दोष साबित कराने के लिए आगे नहीं जा सकता? और यदि वो आगे जा सकता है और आगे उसको जो सजा हुई है वो सजा बहाल नहीं रह पाती है, वो सजा समाप्त हो जाती है। हाँ। तो क्या उस व्यक्ति की जो मेंबरशिप समाप्त कर दी है हमने, हाँ। वो उसको हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं? अमिताभ जी इंटरव्यू करिए। तो जनता यहाँ पर एक बात मैं कहूंगा, हरीश जी ने जो मूल तर्क रखा ना, वो मूल तर्क ही समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। डाक खाने का बाबू, सरकारी स्कूल का चपरासी, सरकारी अस्पताल का कंपाउंडर जाए जेल और आप खाएं मलाई अपराध करने पर। दो बातें एक ही देश में कैसे चलेंगी? और दूसरी बात, जिस वो कह रहे हैं कि एक अननेचुरल सिचुएशन आ गई थी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, मेरा उसमें मतभेद है, असहमति है। मैं उसके समानांतर एक उदाहरण देता हूं, उससे भी प्रखर उदाहरण। हरीश जी उसका काट कर दे, ये पैनल में बैठे लोग काट कर ले, मैं सम्मानपूर्वक विड्रॉ कर जाऊंगा बहस से। एक आदमी का मुकदमा दर्ज हुआ सेशन में, दीक्षित जी, एक आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ सेशन कोर्ट में।
जज ने उसको सजा दे दी, वो चला गया जेल। बाद में डीजे के यहां से या हाई कोर्ट से उसकी सजा माफ हो गई, हुआ जी गलत फंसाया गया, ये बाहर जेल से छूट जाएगा। हरीश जी के तर्क को माने तो हरीश जी के मुताबिक तो सवाल ये उठेगा कि फिर वो जितने समय जेल में रहा, क्या जेल के दिन कोई वापस दे सकता है? अगर नहीं दे सकता तो जेल क्यों भेजा गया? तब तो जेल में ताला पहले लगाओ, फिर जेल की जरूरत ही नहीं बची। अगर हरीश रावत जी के कानून को मैं मान लूं तो इस देश में सबसे पहला काम करना होगा जेलें बंद करो, जब तक कि मुंसिफ से लेके सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ निर्णय न दे दे। इसमें लगती है 3 पीढ़ी। तो जेल की जरूरत क्या है फिर हिंदुस्तान में? फिर कोर्ट की भी क्या जरूरत है? फिर तो जेल की जरूरत ही नहीं। हरीश जी के तर्क को मानो तो कोई भी आके कहेगा कि भाई साहब मुझे तो 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, अब मैं 14 साल जेल क्यों रहा, 40 साल जेल क्यों रहा? तब तो न्याय की व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। दीक्षित जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, 2 बातें विचार में आ रही हैं। पहली बात तो अमिताभ जी ने बहुत क्लियर कर दी है और हरीश जी का हम लोग सम्मान करते हैं। उन्होंने सरकारी पक्ष को बहुत मजबूती से रखने का प्रयास किया है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 की ओर, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति जी को सदन के सत्र में न होने के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। संविधान में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब फौरन कार्रवाई करना आवश्यक हो गया हो, कोई आपातकाल जैसी परिस्थिति आ जाए स्टेट के सामने, नेशन स्टेट के सामने। मूलभूत प्रश्न ये है जो माननीय हरीश जी से हमारा सवाल होगा जब उनका क्रम आएगा, कि आखिरकार भारतीय राष्ट्र राज्य के सामने ऐसा कौन सा आपातकाल आ गया था